गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखिए, मार्च तक का करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो गया था और उसका पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया है। जो आपका ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का, वहाँ पर आपका मार्च तक का करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी अपलोड हो गया है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस मार्च के बचे हैं, वो आप पीडीएफ से कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। बाकी लोगों के लिए वॉल्यूम कैसा है, ठीक है कि कम है? क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इन द रिसेंटली रिलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2023 बाय आर्टन कैपिटल? बताइए। लो आ रहा है? अभी ठीक है? आप लोग ईयरफोन यूज करा करिए, ठीक है? ईयरफोन यूज करा करिए आप लोग। हाँ जी। देखो, पासपोर्ट इंडेक्स एक तो हेनली निकालता है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका, आर्टन कैपिटल, ठीक है? उसने अभी पासपोर्ट इंडेक्स निकाला है। उसके हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है। देखो, रैंकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि इस बार रैंकिंग क्या है, इस सेक्टर में रैंकिंग क्या है, तो जो रैंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके करंट अफेयर्स में। ठीक है, ये क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि एग्जाम में पूछे जा सके। तो जो रैंकिंग्स वाले क्वेश्चन हो, खासतौर से पासपोर्ट इंडेक्स, उनको अच्छे से ध्यान रखिए। टार्टन कैपिटल के हिसाब से जो पासपोर्ट इंडेक्स आया, उसमें इंडिया की रैंक कितनी रही है? 144। लास्ट ईयर 138 थी, इस बार हमारी रैंक कितनी हो गई है? 144। ये पासपोर्ट इंडेक्स की रैंक हमें बताती क्या है? ये हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बताती है। ये काउंट क्या करती है सर? ये काउंट करती है कि कितनी कंट्रीज हमें वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था देती है। ठीक है, कितनी कंट्रीज हमें वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था देती है। ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जो इंडिया के लोगों को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं? उससे हम कंपेयर करके मेजर करते हैं पासपोर्ट इंडेक्स। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट देखोगे तो वो आया है आपका जापान का। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इज ऑफ जापान, और इंडिया की रैंक कितनी है? 144। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नगरी दुबार सॉरी नगरी दुबराज राइस हैज रिसीव्ड जीआई टैग? अभी देखो, आज अभी इतना डिफरेंस जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उनमें क्या क्या डिफरेंस है, बस रैंकिंग ध्यान रख लो, दैट्स इट, है ना? उतना डिटेल कोई नहीं आपसे पूछ रहा। तो हनरी दुबराज राइस की अगर हम बात करें, उसने जीआई टैग अभी रिसीव किया है। ये जीआई टैग क्या होता है सर? जीआई टैग की अभी हम बात करेंगे। जीआई टैग का मतलब होता है एक लोकल एरिया का स्पेशलिटी टैग। जैसे मान लो अल्फोंसो मैंगो, वो महाराष्ट्र में होते हैं, तो अगर उसका टैग महाराष्ट्र को मिल गया तो अल्फोंसो मैंगो की ब्रांडिंग कोई और पर्सन नहीं कर सकता, महाराष्ट्र का वो लोकल एरिया ही उसकी ब्रांडिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से कॉपीराइट प्रोवाइड कर देता है उस सर्टेन लोकेलिटी को कि इसकी ब्रांडिंग सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आसाम का गमछा वो जीआई टैग में आता है, तो उस गमछे की जो ब्रांडिंग है, उसकी जो सेलिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ आसाम का वो लोकल शहर ही कर सकता है। ठीक है, बाकी और कोई पर्सन उसकी ब्रांडिंग नहीं कर सकता। तो ये फायदा होता है जीआई टैग का, क्योंकि होता क्या है, जीआई टैग ना हो तो किसी लोकल एरिया की चीज और उसकी ब्रांडिंग करके कमाने वाला कोई और हो जाता है, तो उस लोकल एरिया की चीज जहां से वो आई है उसको फायदा नहीं पहुंच पाता है। तो इस वजह से जीआई टैग का कंसेप्ट स्टार्ट किया गया। तो इस साल अप्रैल में कई सारे जीआई टैग बांटे गए हैं। आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जीआई टैग के।
तो जिसमें पहला सवाल है नगरी दुबराज राइस। क्वेश्चन ऐसी डायरेक्ट आएगा कि नगरी दुबराज राइस जिसे जीआई टैग मिला है वो किस स्टेट का है। नगरी दुबराज राइस जिसे अभी जीआई टैग मिला है वो किस स्टेट का है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ या आसाम। चलो करेक्ट आंसर है, ज्यादातर लोग मैंने देखा बी आंसर लगा रहे, जबकि करेक्ट आंसर इज आपका छत्तीसगढ़। नगरी दुबराज जो राइस है वो छत्तीसगढ़ का। ये सेकंड क्रॉप है वहां की जिसको जीआई टैग मिला है। इससे पहले आपका जो कमिन फ्लावर पैडी है उसके लिए भी छत्तीसगढ़ को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि इसको एज ए फ्रेग्रेंट राइस यूज किया जाता है। इसकी खुशबू काफी अच्छी होती है, तो इसकी खुशबू की वजह से, स्मेल की वजह से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलो तो ये नगरी दुबराज राइस हो गया आपका चंडीगढ़ से। तो हर एक प्रोडक्ट को यहां से ध्यान रखना है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इसमें जीआई टैग के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा। तो इट इज एन इंडिकेशन यूज टू आइडेंटिफाई गुड्स हैविंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ठीक है, इसके लिए एक्ट कौन सा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जिसके तहत जीआई टैग इशू किया जाता है। ठीक है, इसको गवर्न और डायरेक्ट कौन करता है, डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट करता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया भर के ट्रेड को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ताकि दुनिया भर में जो इंटरनेशनल ट्रेड हो उसमें किसी तरह का मनमानी कोई कंट्री ना करे, उसको चेक करने के लिए डब्ल्यूटीओ क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसी बात पे मेरे को डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर आप बता दो। तो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे ट्रिप्स कहते हैं, वो ट्रिप्स का एग्रीमेंट इसको रेगुलेट करता है जीआई टैग को। ठीक है, और जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड होता है, ये परमानेंट टैग नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान रखिएगा। जीआई टैग इज नॉट अ परमानेंट टैग, इट इज हैज अ वैलिडिटी ऑफ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, और इसको बाद में रिन्यू भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से मेरे को डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर बताइए, और क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। अगर हेडक्वार्टर ना पता हो तो तुक्का लगा सकते हैं, जेनेवा। ठीक है, वैसे इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा ही है, बिल्कुल। लेकिन ये ध्यान रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड की कैपिटल नहीं है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। ठीक है, तो जेनेवा बार बार स्विट्जरलैंड में बहुत सुनते हैं ना, तो हमें लगने लगता है जेनेवा स्विट्जरलैंड की कैपिटल हो गया, ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा नहीं है, इट इज बर्न। ठीक है, ऑलराइट सर। क्वेश्चन नंबर 3, recently Sundarja mangoes of Rewa district and Gajak of Morena of which of the following states have received the GI tag? राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के, सॉरी हाँ, एक स्टेट है उसमें दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुरैना और रेवा। ठीक है, तो मुरैना की गजक और सुंदरजा के मैंगोज, उनको जीआई टैग मिला है। तो मुरैना और रेवा कहाँ पर है सर? हाँ जी, नहीं पता, तुक्का लगा दूं सर? इससे ये भी आइडिया हो जाएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में आता है। फेमस डिस्ट्रिक्ट है ये रेवा और मुरैना। कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है सर ये? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, ये आपका मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है? मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। तो सुंदरजा मैंगोज ऑफ रेवा डिस्ट्रिक्ट एंड गजक ऑफ मुरैना, ये आपका कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? एक ना, तो ये आपका मध्य प्रदेश के दो शहर है, सुंदरजा, वो रेवा और मुरैना। तो सर सुंदरजा मैंगो कहाँ देखने को मिलते हैं? रेवा डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। ठीक है, ये
मैंगो में भी एक अलग स्पेशल टेस्ट वाला आपका मैंगो है। मैंगोज भी आप जाओगे, जो पूरा काऊ बेल्ट है, नदन बेल्ट है, नदन इंडिया की, या तेराई बेल्ट कह लो उसे, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा एक से एक बढ़कर वेराइटीज मिलेगी। जैसे इंडिया में जो वन ऑफ द फाइनेस्ट वेराइटीज हैं मैंगो की, एक तो आप अल्फोंसो मैंगो कह सकते हो, दूसरा है आपका अमरोहा के आम, यूपी में आता है अमरोहा, वहाँ के मैंगोज की वैरायटी बहुत जबरदस्त है। और अब ये सर इसी तरह से ये आपका जो सुंदरजा के मैंगो है, सुंदरजा मैंगो जो है, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, ऐसा क्या है कि सर इसको मैंगो इसको जीआई टैग मिला है? इसकी खास बात ये है कि ये फाइबर फ्री होता है, ठीक है, एंड द टाइप ऑफ शुगर फाउंड इन इट इज सच दैट इट कैन बी कंज्यूम्ड इवन बाय शुगर पेशेंट्स। इससे बढ़िया क्या बात होगी सर कि डायबिटिक पेशेंट भी इस आम को खा सकता है, उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सुंदरजा मैंगो की खास बात क्या है, दे आर फाइबर फ्री एंड आर कॉम्पैटिबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, तो शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको भी ये नुकसान नहीं करेगी। दूसरा आ जाता है सर मुरैना की गजक। गजक आई डोंट नो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में काऊ बेल्ट में आपका जो विंटर का टाइम आता है, तो विंटर के टाइम पर गजक ये इस तरह की होती है, फेमस हो जाती है, अलग अलग तरह की गजक बनती है, तो ये बहुत फेमस आइटम होता है। इट इट कम्स अंडर अ स्वीट कैटेगरी, ठीक है, इसे स्वीट डिश की कैटेगरी में आप रख सकते हो, लेकिन ये ड्राई स्वीट आप इसे कंसिडर कर सकते हो। ये आपका जल्दी खराब नहीं होती है, क्योंकि ये किसी भी तरह का खोया मावा इन सब से नहीं बनती है, ठीक है। तो गजक जो यहाँ की है वो भी पूरी कंट्री में फेमस है, और साथ ही साथ इसकी जो क्वालिटी है और टेस्ट है वो कुछ अलग ही देखने को मिलता है मुरैना में, ठीक है। तो उस वजह से मुरैना की गजक और रेवा के सुंदरजा आम, इनको हमने क्या प्रोवाइड किया है, जीआई टैग। देखो मैं हर एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लेने का मेरा सिंपल पर्पस यही है कि आपको क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाए, ठीक है, चीजें यहीं पर याद हो जाए, क्योंकि बाद में आप सोचो रिपीट करो फिर वो हो नहीं पाता आपसे, ठीक है। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अभी के अभी आप रेडी करके चले जाओ। तो अप्रैल में काफी ज्यादा जीआई टैग्स दिए गए हैं, और सारे जीआई टैग्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली तुर्की है, टर्की ने अपना नाम चेंज कर लिया, अब वो अपने आप को तुर्की कहते हैं, ठीक है, क्योंकि टर्की एक बर्ड का भी नाम होता है, तो उन्होंने कहा मैच हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने नाम बदल लिया, तुर्की हैज अप्रूव्ड द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू बिकम द मेंबर ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी किस कंट्री, तुर्की ने अप्रूव कराए किस कंट्री की मेंबरशिप, मतलब किस कंट्री को अप्रूव किया है टू बिकम द मेंबर ऑफ नेटो? थैंक यू कूपांगिंग। ये अभी काफी न्यूज में था, तो आई होप आप लोग इसका आंसर सही बताओगे। तो कौन सी कंट्री की मेंबरशिप को मंजूरी दे दी है तुर्की ने? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। तो फिनलैंड को मंजूरी दे दी है तुर्की ने। तुर्की चूंकि नेटो का मेंबर है, तो अगर इसमें कोई भी नया मेंबर बनेगा तो बाकी सारे मेंबर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो टर्की के अपने कुछ क्या कहते हैं, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज से रिगार्डिंग फिनलैंड, तो वो उसको नहीं चाह रहे थे, बट नाउ दे हैव ग्रांटेड देम द अप्रूवल टू बिकम द मेंबर ऑफ नेटो, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है, सर ये नेटो है क्या? नेटो इज ए ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बनी कैसे सर? इसमें अगर आप देखोगे, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन बोले तो इधर आपका ये पूरा यूरोप, और इधर है आपका यूएसए। तो यूएसए यूरोप इनके बीच में जो ओशियन है उसे कह रहे हैं हम अटलांटिक ओशन। और इस अटलांटिक ओशन में जो नदन पार्ट है, तो इसको कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो मेजरली नॉर्थ अटलांटिक रीजन की कंट्रीज इसकी मेंबर है। ये कंट्रीज का नेटो का एक सिंपल सा बढ़िया सा रूल है।
हाँ जी, रोक के रखा था बट नाउ, अच्छा स्वीडन का आई थिंक अभी मैं श्योर नहीं हूँ, स्वीडन का भी मिला है कि नहीं मिला है। तो नेटो का देखो सिग्निफिकेंस क्यों आया। नेटो यूरोपियंस और अमेरिका, मेनली यूएसए और यूरोपियंस का एक ग्रुप है। ये बना था आपका 1980s में बना था, सॉरी 1949 में ये बना था। इसका मेन पर्पस क्या था, जो यूएसएसआर था या सोवियत यूनियन था उससे लड़ना इसका मेन पर्पस था, क्योंकि आज का जो रशिया है पहले वो यूएसएसआर था, उससे बहुत ज्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट था यूएसए और पूरे यूरोप को, तो उन्हें डर लगता था रशिया उन पे कभी भी अटैक कर सकता है। तो रशिया को अटैक करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया नेटो। अब रशिया देखो किसी एक कंट्री पे अटैक नहीं करेगा, वो मतलब ऐसा नहीं कि रशिया किसी बड़े कंट्री पे अटैक करेगा, रशिया की कोशिश रहेगी कि यूएसए के किसी छोटे से अलाई को पकड़ के उसको एक्सप्लॉइट करो। तो अब वो छोटे छोटे अलाइज डरेंगे यूएसए के पार्टनर बनने से, तो यूएसए ने उन छोटे छोटे कंट्रीज के साथ मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे कहते हैं नेटो। आगे चल के नेटो कहलाने लगा। तो नेटो का कंसेप्ट क्या है, अगर जो भी कंट्री इसका मेंबर है, जैसे मान लो रोमानिया इसका मेंबर है, अगर रशिया ने रोमानिया पे अटैक किया तो वो अटैक पूरे नेटो पे माना जाएगा और बाकी सारी कंट्रीज के लिए मैंडेटरी होगा कि वो रशिया पे अटैक करे। अब रशिया इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये सारी कंट्रीज उस पर अटैक करें, तो यानी रशिया विल अवॉइड अटैकिंग दोज कंट्रीज, दोज आर पार्ट ऑफ नेटो। अभी जो यूक्रेन का मसला चल रहा था वो यही मसला था, यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था और रशिया को मालूम था अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो वो यूक्रेन पे अटैक नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने पहले ही अटैक कर दिया। ठीक है, तो नेटो के रिगार्डिंग एक तो फुल फॉर्म ध्यान रखना है और दूसरा इसका याद रखना है हेडक्वार्टर। हाँ जी सर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हाँ जी, लिखा हुआ है सामने, लिखा है सर। ब्राजील्स कैपिटल है बेल्जियम की, ठीक है, तो ब्राजील्स बेल्जियम इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो करेंटली 30 मेंबर स्टेट्स हैं आपका, इनिशियली बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके, यूएस, ये इसके मेंबर्स थे। फिर आपके हो गए आपका ग्रीस, टर्की, वेस्ट जर्मनी, ठीक है। फिर बाद में ईस्ट वेस्ट जर्मनी मिला के यूनिफाइड जर्मनी बन गया, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोलैंड, बल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोशिया, मोंटेनेग्रो, ये और नॉर्थ मैसेडोनिया। तो ये सब इसके आपके मेंबर बने। अभी जो लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ था वो था नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में। ठीक है, तो दीज आर योर कंट्रीज। चलो जी, तो इस कंट्रीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो नेटो की फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर। आपसे पूछेगा तो दो ही चीजें पूछ सकता है, नेटो की फुल फॉर्म एंड द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो। बाकी मैप से भी आप देख सकते हो कि कौन कौन कंट्रीज नेटो का मेंबर है। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Recently, the Ministry of Commerce and Industry has launched the Foreign Trade Policy 2023. Foreign Trade Policy 2023 has set a target of how much for overall exports of goods and services by 2030। ठीक है, अभी इस साल फॉरेन मिनिस्ट्री ने, सॉरी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई है जिसमें उन्होंने एक टारगेट रखा है कि इतना एक्सपोर्ट हमें बाई 2030 करना है। एक मिनट, वॉल्यूम अभी देखिए, अभी ठीक आ रहा होगा, माइक थोड़ा सा बेंड हो गया था। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज यूएसडी $2 ट्रिलियन। मतलब
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का टारगेट है कि हमें बाय 2030 अपने एक्सपोर्ट कितने लेके जाने हैं, $2 ट्रिलियन तक अपने एक्सपोर्ट्स लेके जाने हैं, ठीक है। उसके लिए अलग अलग तरीके अप्रोच बनाई गई हैं, तो वो सारी डिटेल्स आप एक बार पढ़ सकते हो, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का कितना टारगेट बना है, इतना ध्यान रखो, दैट इज मोर देन एनफ फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3? बताइए। अमोगा 3 एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो अभी किस कंपनी ने सक्सेसफुली उसे टेस्ट फायर किया है? अब देखो इसमें डीआरडीओ है नहीं, वरना तुक्का डीआरडीओ लग जाता, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3? बताइए सर। हाँ जी, तो अम्बुगा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसने बनाई है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीडीएल ने बनाई है, ठीक है। तो ये आपका मिसाइल का फोटो है। तो एक भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा मिशन है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम ने आजाद स्टार्ट किया था, इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो उसी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आपका अमोगा 3 को बनाया गया है, ठीक है। ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी वाला है, मतलब एक बार ये लॉन्च हो गया तो उसके बाद ये किस अपने आप की भी नहीं सुनता, ठीक है। इसको आप फिर मतलब एक्सटर्नली इंटरफेयर करके मैन्यूवर नहीं कर सकते, एक बार लॉन्च हो गया तो बस हो गया, भूल जाओ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, तो दैट इज अमोगा 3। क्वेश्चन नंबर 7। Recently, which of the following police forces has been awarded the first position for the implementation of crime and criminal tracking network and systems? देखो भारत सरकार एक नेटवर्क सिस्टम बना रही है, CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो इस मिशन में, ठीक है, इस नेटवर्क में किस पुलिस फोर्स को फर्स्ट अवार्ड मिला है जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने में अच्छा काम किया है? जो गलती करनी है यहीं कर लो सर, घर बाद में एग्जाम के लिए नहीं छोड़नी गलती, ठीक है, गलतियां सारी यहीं निकाल देनी है। देखो ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, ये है क्या? ये एक पूरा नेटवर्क है जिसके थ्रू इंडिया के जितने पुलिस स्टेशन हैं सब कनेक्ट हो जाएंगे। सारे पुलिस स्टेशन का डेटा डिजिटलाइज होके इस नेटवर्क सिस्टम में आ जाएगा। अब उससे फायदा क्या होगा? मान लो कोई पर्सन है जिसने क्राइम किया होगा यूपी के लिए किसी एरिया में, तो उसकी डिटेल यूपी के पुलिस थाने में होगी, बट वो भाग कर किधर आ गया? वो भाग कर आ गया मान लो कोलकाता। डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है बट स्टिल उसको पकड़ा जाता है। अगर वो मान लो कोलकाता में कोई क्राइम करता है और पुलिस को उसके कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, मान लो उसके फिंगरप्रिंट मिल गए, तो एक क्रिमिनल डिटेल्स तो रखी जाती है पुलिस थाने में, तो वो उस फिंगरप्रिंट को यूज करके पता कर सकते हैं कि ये पर्सन कौन है, और उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री निकल आएगी कि हाँ, या कि क्या ये पहले भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व था। तो अगर पिछले क्राइम की भी डिटेल मिल जाती तो पैटर्न पता करने में आसानी होती कि ये क्रिमिनल किस पैटर्न का है, आगे ये किस तरह का क्राइम करेगा और इसको आगे कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो सारी डिटेल्स एक पर्सन की एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, तो मतलब सारे पुलिस थानों की, तो
अब कोई भी अगर क्रिमिनल है, शहर देश में कहीं भी ट्रैवल करेगा, तो उसकी डिटेल बहुत इजीली एक्सेस हो पाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर इज योर हरियाणा पुलिस, ठीक है। हरियाणा इस टाइम जबरदस्त काम चल रहा है, तो ये हरियाणा पुलिस को अवार्ड दिया गया है। ये 2009 से इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था, अभी भी इस पे काम चल रहा है, अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। Creating a comprehensive and integrated system for enhancing the efficiency and effectiveness of policing at the police station level. तो अबाउट 15,000 पुलिस स्टेशन हैं और एडिशनल 5,000 ऑफिस हैं सुपरवाइजरी पुलिस ऑफिसर्स के, उन सबको कनेक्ट कर देगा ये, ठीक है। चलो जी, क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ, मूवीज में भी देखने को मिलता है ना, तो वही मूवीज से इंस्पायर होके लग रहा कि यार। न्यूज वगैरह थोड़ी भी पढ़ा करेंगे आप लोग तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत डिग डिग मतलब बहुत खोद खाद के क्वेश्चन लाए जाते हैं। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी न्यूज पढ़ोगे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following has become the first state in India to have 100% electrified railway network? Which of the following has become the first state in India to have 100% electrified railway network? अभी तक इंडिया में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे नेटवर्क का नहीं हुआ है, लेकिन एक ऐसा स्टेट है जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे स्टेशन का, रेलवेज का 100% हो चुका है। क्या लग रहा है सर, क्या होगा करेक्ट आंसर? अगेन करेक्ट आंसर इज हरियाणा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट स्टेट जहां पर रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, दैट इज योर हरियाणा। तो ये इट वाज एन आयरनी, दोनों का आंसर क्या था? हरियाणा। चलो सर, हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 9 पे अब आप आ जाओ। Recently, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has launched the National Mission on Natural Farming. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इस मिशन के तहत फार्मर्स विल रिसीव अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ हाउ मच अमाउंट पर हेक्टेयर पर ईयर फॉर 3 years। इस मिशन के तहत फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी पर हेक्टेयर के हिसाब से, और हर साल वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। किस चीज के लिए दी जाएगी? नेचुरल फार्मिंग करने के लिए दी जाएगी। तो वही सवाल है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो सरकार प्रोवाइड कर रही है वो कितना है? 10,000 रुपी है, 15,000 है, 20,000 है, या आपका 25,000 है? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। क्या लगता है सरकार पर ईयर कितना दे रही होगी? चलो देखते हैं सर। करेक्ट आंसर इज 15,000, ठीक है। तो पर ईयर सरकार कितना दे रही है? 15,000 दे रही है टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। अब ये सर नेचुरल फार्मिंग होता क्या है? नेचुरल फार्मिंग बोले तो केमिकल फ्री फार्मिंग, यानी इसमें आप किसी भी तरह के केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करोगे, ठीक है। जो भी बायोमास था, ऑन फार्म बायोमास, उसको आप रिसाइकिल करोगे अलग अलग प्रोसेस से, जैसे बायोमास मल्चिंग से उसे रिसाइकिल करोगे, ठीक है। काउ डंग यूरिन फॉर्मुलेशन करोगे। मतलब कुल मिला के आप जो भी चीजें हैं उसमें केमिकल्स यूज नहीं करोगे, ठीक है। सारे जो सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करते थे, उनको यूज नहीं करेंगे। सारे जो तरीके यूज होंगे वो अपने नेचुरल तरीके होंगे। तो बस उसी फार्मिंग को क्या कहेंगे?
नेचुरल फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 10, recently which of the following Indian organizations or companies has successfully carried out the landing experiment of the reusable launch vehicle technology demonstration RLV-TD? तो reusable launch vehicle technology demonstration किसने करके दिखाया था अभी? पिक्सल ने, स्काईरूट एरो स्पेस या इसरो या अग्निकुल? असलियत में बिल्कुल मिलता है। हाँ जी सर, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये है क्या सर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी? एक्चुअली क्या होता था अभी तक, जैसे सैटेलाइट जो भी स्पेस में भेजी तो उसके लिए किस लॉन्च व्हीकल जाता था सैटेलाइट भेजने। एक बार वो लॉन्च व्हीकल चला गया तो वो स्पेस में ही रह जाएगा, वो वापस नहीं आता था, आता भी था तो उसे हम रीयूज नहीं कर पाते थे। अब लेकिन हमारा पर्पज है कि जो स्पेस लॉन्च व्हीकल है जो सैटेलाइट को ड्रॉप करने जाता है, हम उसको दोबारा फिर से यूज कर पाए। तो ये टेक्नोलॉजी तो सर इस पे तो अभी इसरो ही काम कर रहा है, तो पिक्सल स्काई रूट इनका क्या ही बात करें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज योर इसरो। तो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये अभी किसने दिखाया था? इसरो ने दिखाया था। इसमें इसरो करेगा क्या, जैसे इस तरह से आप देख सकते हो इमेज में, आपका यहाँ से रॉकेट लिफ्ट हुआ। ठीक है, रॉकेट लिफ्ट हुआ। अब ये डबल स्टेज है। डबल स्टेज मतलब सबसे पहले आपका जो ये जो आपका व्हाइट वाला फर्स्ट स्टेज थी, ये क्या होगी, फर्स्ट स्टेज आपकी यहाँ से अलग हो जाएगी और ये इस तरह से यहाँ पर आकर सेटल हो जाएगी अपने आप। ठीक है, और दूसरा क्या था, ये दूसरा स्टेज था। दूसरा स्टेज क्या था, ये जैसे ही आपका स्पेस शटल है, ये एक पैसा जैसे ही आपका सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेट कराएगा, जैसे ही सैटेलाइट ऑर्बिट में सेट होगी उसके बाद ये तुरंत सैटेलाइट को छोड़ के नीचे वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी मैन्यूवरिंग करके, मतलब इसको रिमोटली कंट्रोल करके इसको धीरे धीरे उतारा जाएगा किसी एयर स्ट्रिप पर। किसी एयर स्ट्रिप पे उतार के फिर इसको हम दोबारा भी रीयूज कर पाएंगे। अगर ये रीयूज की फैसिलिटी बढ़ जाती है तो इससे हमारा काफी पैसा बचेगा, क्योंकि लॉन्च व्हीकल बनाने में काफी खर्चा होता है। तो बार बार लॉन्च व्हीकल बनाने से बेटर है कि हम उसी लॉन्च व्हीकल को रीयूज कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन था, और ये आपका किसने करके दिखाया? इसरो ने। वी आर प्राउड ऑफ इसरो। ठीक है सर, तो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। तो आज की कहानी यहीं तक डिस्कस रहेंगी। इसके यहाँ तक कोई क्लियर हो तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। बाकी इसकी आगे की कहानी अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।